हेलो एवरीवन, वेलकम टू एनसीईआरटी सॉल्यूशन। आज हम एनसीईआरटी क्लास 6 का चैप्टर 2 को कवर करेंगे, हिस्ट्री के। और जैसे हमने पहले चैप्टर को कंप्लीट किया है, इसी के साथ अब आज हम दूसरा चैप्टर को पढ़ेंगे। चैप्टर का नए नाम है अखेटक खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादन तक। जो चीज़ हमें इस चैप्टर में इम्पोर्टेंट लगेगी हम वही पढ़ेंगे। पॉइंट पर चलते हैं। आरंभिक मानव आखिर वे इधर उधर क्यों घूमते थे? हम उन लोगों के बारे में जानते हैं जो इस उपमहाद्वीप में 20 लाख साल पहले रहा करते थे। आज हम उन्हें अखेटक खाद्य संग्रह के नाम से जानते हैं। भोजन का इंतजाम करने की विधि के आधार पर उन्हें इस नाम से पुकारा जाता है। जो आरंभिक मानव हैं, वे लोग भोजन का इंतजाम करते थे, इसीलिए उन्हें अखेटक खाद्य संग्रह के नाम से जाना जाता है। आमतौर पर खाने के लिए वे जंगली जानवरों का शिकार करते थे। मछलियाँ और चिड़ियाँ पकड़ते थे। फल, मूल मतलब जड़ें, दाने, पौधे, पत्तियाँ, अंडे इकट्ठा किया करते थे। अखेटक खाद्य संग्रह समुदाय के लोग एक जगह से दूसरी जगह पर घूमते रहते थे। ऐसा करने के कई कारण थे। पहला कारण यह है कि अगर वे एक ही जगह पर ज़्यादा दिनों तक रहते तो आसपास के पौधों, फलों और जानवरों को खाकर समाप्त कर देते थे। इसीलिए और भोजन की तलाश में इन्हें दूसरी जगहों पर जाना पड़ता था। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। दूसरा कारण यह है कि जानवर अपने शिकार के लिए या फिर हिरण और मवेशी अपना चारा ढूंढने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाया करते थे। इसीलिए इन जानवरों का शिकार करने वाले लोग भी इनके पीछे पीछे जाया करते थे। जो जानवर अपना चारा खाने के लिए ढूंढने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान जाया करते थे, तो जो आरंभिक मानव थे वो जानवरों का शिकार करने के लिए उनके पीछे पीछे भी जाया करते होंगे। थर्ड पॉइंट है, तीसरा कारण यह है कि पेड़ों और पौधों में फल फूल अलग अलग मौसम में आते हैं, इसीलिए लोग उनकी तलाश में उपयुक्त मौसम के अनुसार अन्य इलाकों में घूमते होंगे। तीसरा कारण यह हो सकता है हमारा। और चौथा कारण यह है कि पानी के बिना किसी भी प्राणी या पेड़ पौधे का जीवित रहना संभव नहीं होता और पानी झीलों, झरनों तथा नदियों में ही मिलता है। यद्यपि कई नदियाँ और झीलों का पानी कभी नहीं सूखता। कुछ नदियाँ और झीलों में पानी बारिश के बाद ही मिल पाता है। इसीलिए ऐसी झीलों और नदियों के किनारे बसे लोगों को सूखे मौसम में पानी की तलाश में इधर उधर जाना पड़ता होगा। तो ये है हमारे 4 पॉइंट जिसके कारण लोग अपने एक स्थान से दूसरे स्थान जाया करते होंगे। नेक्स्ट पॉइंट है, आरंभिक मानव के बारे में जानकारी कैसे मिलती है? पुरातत्व को कुछ ऐसी वस्तुएं मिली हैं जिनका निर्माण और उपयोग अखेटक खाद्य संग्रह किया करते थे। यह संभव है कि लोगों ने अपने काम के लिए पत्थरों तथा लकड़ियों और हड्डियों के औजार बनाए हों। इनमें से पत्थरों के औजार आज भी बचे हैं। जो आरंभिक लोग हुआ करते थे वे लकड़ी, हड्डी तथा पत्थर के औजार बनाया करते थे। उनसे वे लोग अपना काम भी किया करते थे, जैसे कि लकड़ी काटना, मांस काटना, इस तरह के कार्य। इनमें से कुछ औजारों का उपयोग फल फूल काटने, हड्डियों और मांस काटने तथा पेड़ों की छाल और जानवरों की खाल उतारने के लिए किया जाता था। कुछ के साथ हड्डियां या लकड़ियों के मुट्ठे लगाकर भाले और बाण जैसे हथियार बनाए जाते थे।
कुछ औजार से लकड़ियाँ काटी जाती थीं। लकड़ियों का प्रयोग ईंधन के साथ साथ झोपड़ियाँ और औजार बनाने के लिए भी किया जाता था। औजारों का प्रयोग वो कई तरह के कार्यों पे किया करते थे। आगे चलते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं ये पत्थर के औजार, जैसे कि मांस को छिल रहे हैं और उसी के साथ ये पेड़ की जड़ों को निकाल रहे हैं अपने खाने के लिए। पत्थरों के औजार, इसको एक बार पढ़ते हैं। पत्थरों के औजार का प्रयोग इंसान के खाने योग्य जड़ों को खोदने के लिए किया जाता था और दाएं जानवरों की खाल से बने वस्त्रों को सिलने के लिए किया जाता था। आगे चलते हैं। रहने की जगह निर्धारित करना। मानचित्र 2 को देखो। लाल त्रिकोण वाले स्थान वे पुरास्थल हैं जहां पर अखेटक खाद्य संग्रह के होने के प्रमाण मिले हैं। इनके अलावा भी और कई स्थानों पर खाद्य अखेटक संग्रह रहते थे। मानचित्र में सिर्फ कुछ गिने चुने स्थान चिन्हित किए गए हैं और कई पुरास्थलों, नदियों और झीलों के किनारे पाए गए हैं। मानचित्र पर देखते हैं लाल त्रिकोण, जैसे कि ये है भीमबेटका, हुस्की, कुरनूल गुफाएं, इस तरह इन स्थानों पर। और आगे देखते हैं। चूँकि पत्थर के उपकरण बहुत ही महत्वपूर्ण थे, इसलिए लोग ऐसी जगह ढूंढते रहते थे जहां अच्छे पत्थर मिल सकें। शैल चित्रकला, इनसे हमें क्या पता चलता है, इसके बारे में पढ़ते हैं। भीमबेटका, आधुनिक मध्य प्रदेश। एक पुरास्थल पर गुफा व कंदराएँ मिली हैं। लोग इन गुफाओं में इसलिए रहते थे क्योंकि यहाँ उन्हें बारिश, धूप और हवाओं से राहत मिलती थी। ये गुफाएं नर्मदा घाटी के पास हैं। क्या तुम बता सकते हो कि रहने के लिए लोगों ने यह जगह क्यों चुनी? यह इसलिए चुनी ताकि उन्हें बारिश, धूप तथा हवा, ठंड, बारिश से उनको राहत मिल सके। और एक शैल चित्रकला के बारे में पढ़ते हैं। जिन गुफाओं में लोग रहते थे उनमें से कुछ की दीवारों पर चित्र मिले हैं। इनमें कुछ सुंदर उदाहरण मध्य प्रदेश और दक्षिण उत्तर प्रदेश की गुफाओं से मिले हैं। इनमें जंगली जानवरों का बड़ी कुशलता से सजीव चित्रण किया गया है। जो लोग गुफाओं में रहते थे वो अपनी गुफाओं के अंदर शैल चित्रकला किया करते थे। जैसे कि ये देख सकते हैं आप, ये आगे चलते हैं। पुरास्थल उस स्थान को कहा जाता है या कहते हैं जहाँ औजार और बर्तन, इमारतें जैसी वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं। ऐसी वस्तुओं का निर्माण लोगों ने अपने काम के लिए किया था और बाद में वे उन्हें वहीं छोड़ गए। ये ज़मीन के ऊपर, अंदर, कभी कभी समुद्र, नदी के तल में भी पाए जाते हैं। इन पुरास्थलों के बारे में आपको अगले अध्याय में बताया जाएगा। अब आगे चलते हैं। आग की खोज, इसे पढ़ेंगे, इम्पोर्टेंट हमारा पॉइंट्स है। मानचित्र 2 में कुरनूल गुफा, अभी हमने कुरनूल गुफा देखी थी। यहाँ राख के अवशेष मिले हैं। इसका मतलब यह है कि आरंभिक लोग आग जलाना सीख गए थे। आग का इस्तेमाल कई कारणों के लिए किया गया होगा, जैसे कि प्रकाश के लिए, मांस भूनने के लिए तथा खतरनाक जानवरों को दूर भगाने के लिए। इस प्रकार उन्होंने उपयोग किया। आगे देखते हैं नाम और तिथियाँ। उस समय के जो नाम और तिथियाँ थी। हम जिस काल के बारे में पढ़ रहे हैं, पुरातत्वविदों ने उनके बड़े बड़े नाम रखे हैं। आरंभिक काल को वे पुरापाषाण काल कहते हैं। जो आरंभिक काल था हमारा, आरंभिक लोगों का, आरंभिक काल में उसको पुरापाषाण काल कहा जाता है, कहते थे वो लोग। ये 2 शब्दों से
जैसे कि पुरा यानी प्राचीन और पाषाण यानी पत्थर से बना है। यह नाम पुरा स्थलों से प्राप्त पत्थरों के औजार के महत्व को बताते हैं। पुरा पाषाण काल 20 लाख साल पहले से 12,000 साल पहले के दौरान माना जाता है। जो हमारा पुरा पाषाण काल है 20 लाख साल पहले से 12 साल पहले के दौरान माना जाता है। इस काल को 3 भागों में विभाजित किया गया है, जैसे कि नंबर 1 आरंभिक, मध्य एवं उत्तर पुरा पाषाण युग। इसको काल भी कहते हैं और युग भी कहते हैं। मानव इतिहास की लगभग 99% कहानी इसी काल के दौरान घटित हुई। जिस काल में हमें पर्यावरणीय बदलाव मिलते हैं उसे मेसोलिथ यानी मध्य पाषाण युग कहते हैं। इसका समय लगभग 12,000 साल पहले से लेकर 10,000 साल पहले तक माना गया है। इस काल के पाषाण औजार आमतौर पर बहुत छोटे होते थे। इन्हें माइक्रोलिथ यानी लघु पाषाण कहा जाता है। प्राय इन औजारों में हड्डियों या लकड़ियों के मुट्ठे लगे हंसिए और आरी जैसे औजार मिले थे। साथ साथ पुरा पाषाण युग वाले औजार भी इस दौरान बनाए जाते रहे। अगले युग की शुरुआत लगभग 10,000 साल पहले से होती है। इसे नव पाषाण युग कहा जाता है। नव पाषाण काल का क्या मतलब होता है? हमने कुछ स्थानों के नाम दिए हैं। अगले अध्यायों में तुम्हें ऐसे अनेक नाम मिलेंगे। अक्सर हम पुराने समय के लिए उन नामों का प्रयोग करते हैं जो आज प्रचलित हैं, क्योंकि हमें ज्ञात नहीं है कि उस समय उस काल के उनके क्या नाम रहे होंगे। इस तरह भी हम अपने जो तिथियां हैं उनको देख सकते हैं। बदलती जलवायु से क्या क्या प्रभाव पड़े उसे देखते हैं। लगभग 12,000 साल पहले दुनिया की जलवायु में बड़े बदलाव आए और गर्मी बढ़ने लगी। इसके परिणाम स्वरूप कई क्षेत्रों में घास वाले मैदान बनने लगे। इससे हिरण, बारहसिंगा, भेड़, बकरी और गाय जैसे उन जानवरों की संख्या बढ़ी जो घास खाकर जिंदा रह सकते थे। जो लोग इन जानवरों का शिकार करते थे वे भी इनके पीछे आए और इनके खाने पीने की आदतों और प्रजनन के समय की जानकारी हासिल करने लगे। और हो सकता है कि तब लोगों ने इन जानवरों को पकड़कर अपनी ज़रूरत के अनुसार पालने की बात सोचने लगे हों। साथ ही इस काल में मछली भी भोजन का एक महत्वपूर्ण स्रोत बन गई। तो जो बदलती जलवायु के ये कारण हो सकते हैं। आगे चलते हैं। खेती और पशुपालन की शुरुआत से देखते हैं। इसी दौरान उपमहाद्वीप के विभिन्न इलाकों में गेहूं, जौ और धान जैसे अनाज प्राकृतिक रूप से उगने लगे थे। शायद महिलाओं, पुरुषों और बच्चों ने इन अनाजों को भोजन के लिए बटोरना शुरू कर दिया होगा। साथ ही वे यह भी सीखने लगे होंगे कि यह अनाज कहाँ उगते थे और कब पककर तैयार होते थे। ऐसा करते करते लोगों ने इन अनाजों को खुद पैदा करना सीख लिया होगा। इस प्रकार धीरे धीरे वे कृषक बन गए होंगे। इसी तरह लोगों ने अपने घरों के आसपास चारा रखकर जानवरों को आकर्षित कर उन्हें पालतू बनाया होगा। सबसे पहले जिन जंगली जानवर को पालतू बनाया गया वह कुत्ते का जंगली पूर्वज था। धीरे धीरे लोग भेड़, बकरी, गाय और सूअर जैसे जानवरों को अपने घरों के नज़दीक आने को उत्साहित करने लगे। ऐसे जानवर झुंड में रहते थे और ज़्यादातर घास खाते थे। अक्सर लोग अन्य जंगली जानवरों के आक्रमण से इनकी सुरक्षा किया करते थे और इस तरह धीरे धीरे वे पशुपालक बन गए होंगे।
तो इस तरह भी खेती और पशुपालन की शुरुआत की आरंभिक लोगों ने। बसने की प्रक्रिया को पढ़ते हैं एक बार। लोगों द्वारा पौधे उगाने और जानवरों की देखभाल करने और बसने की प्रक्रिया का नाम दिया गया है। मतलब जानवरों की देखभाल करना और पौधों को उगाना, इसी को बसने की प्रक्रिया का नाम दिया गया है। अपनाए गए ये पौधे तथा जानवर अक्सर जंगली पौधों तथा जानवरों से भिन्न होते हैं। इसकी वजह यह है कि बसने की प्रक्रिया की दिशा में अपनाए गए पौधे या जानवरों का लोग चयन करते हैं। उदाहरण देखते हैं आगे। उदाहरण के तौर पर लोग उन्हीं पौधों तथा जानवरों का चयन करते हैं जिनके बीमार होने की संभावना कम हो। यही नहीं, लोग उन्हीं पौधों को चुनते हैं जिनसे बड़े दाने वाले अनाज पैदा होते हैं, साथ ही जिनकी मजबूत डंठलें अनाज के पक्के दानों के भार को संभाल सके। ऐसे पौधों के बीजों को संभाल कर रखा जाता है ताकि फिर से उगने के लिए उनके गुण सुरक्षित रह सकें। उन्हीं जानवरों को आगे प्रजनन के लिए चुना जाता है जो आमतौर पर अहिंसक, जो आक्रमण नहीं करते, हिंसक नहीं होते हैं। इसीलिए हम देखते हैं कि पाले गए जानवर तथा कृषक के लिए अपनाए गए पौधे जंगली जानवरों तथा पौधों से धीरे धीरे भिन्न होते गए। मिसाल के तौर पर जंगली जानवरों की तुलना में पालतू जानवरों के दांत और सींग छोटे होते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये दांत है एक जंगली जानवर का और एक पालतू जानवर का। बसने की प्रक्रिया पूरी दुनिया में धीरे धीरे चलती रही। यह करीब 12,000 साल पहले शुरू हुई। वास्तव में आज हम जो भोजन करते हैं वो इसी बसने की प्रक्रिया की वजह से है। कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन फसलों में गेहूं तथा जौ आते हैं। उसी तरह सबसे पहले पालतू बनाए गए जानवरों में कुत्ते के बाद भेड़ बकरी आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है एक नवीन जीवन शैली के बारे में देखते हैं। तुम किसी पौधे के बीज को बोकर देखो, तुम पाओगी कि इसे विकसित होने में कुछ वक्त लगता है। इनमें कुछ दिन, महीने या फिर साल तक लग सकता है। इसीलिए लोग पौधे उगाने लगे और उनकी देखभाल के लिए उन्हें एक ही जगह पर लंबे समय तक रहना पड़ा था। बीज बोने से लेकर फसलों के पकने तथा पौधे की सिंचाई करने, खरपतवार हटाने, जानवरों से चिड़ियों से उनकी सुरक्षा करने जैसे बहुत से काम शामिल थे। कटाई के बाद अनाज का उपयोग बहुत संभाल कर करना पड़ता था। तो एक ही बसने की नवीन शैली। इसके आगे बढ़ते हैं। अनाज को भोजन और बीज दोनों ही रूपों में बचाकर रखना आवश्यक था। इसीलिए लोगों को इसके भंडार की बात सोचनी पड़ी। बहुत से इलाकों में लोगों ने मिट्टी के बड़े बड़े बर्तन बनाए, टोकरियां बुनी या फिर ज़मीन में गड्ढा खोदा। इस तरह वे अनाज का भंडारण करने लगे। आगे चलते हैं। जानवर चलते फिरते खाद्य भंडार। जानवर बच्चा देते हैं जिससे उनकी संख्या बढ़ती है। अगर जानवरों की देखभाल की जाए तो उनकी संख्या तो बढ़ती ही है, साथ ही उनसे दूध भी प्राप्त हो सकता है जो भोजन का एक अच्छा स्रोत है। यही नहीं, जानवरों से हमें मांस भी मिलता है। दूसरे शब्दों में पशुपालन भोजन के भंडारण का एक तरीका है। इस तरह भी हम जानवरों से दूध तथा मांस प्राप्त कर सकते हैं। आगे देखते हैं। आओ आरंभिक कृषकों और पशुपालकों के बारे में पता करें। आरंभिक कृषक और पशुपालक। मानचित्र 2 पृष्ठ 13 को देखो। क्या तुमने कहीं नीले वर्ग दिख रहे हैं?
देखते हैं एक बार मानचित्र को। ये रहे, ये देख सकते हैं जैसे पय्यामपल्ली, हल्लूर, ये देख सकते हैं, ये चिराग, मेहरगढ़, सारे स्थान हैं। बुर्ज होम, इस तरह। ये रही हमें नर्मदा नदी, ताप्ती नदी, कोलकाता, गंगा नदी। इस तरह से हम जो प्रतिष्ठित स्थान हैं उन्हें देख सकते हैं। और जो लाल त्रिकोण वाले स्थान हैं उन्हें पुरापाषाणिक परास्थल कहते हैं। जो ब्लू कलर के हैं उन्हें नवपाषाण परास्थल कहा जाता है। और जो ग्रीन कलर के हैं जैसे कि ये पय्यामपल्ली, इस तरह के आदि चन्नलूर, ये महापाषाण पुरास्थल हैंगे। आरंभिक काल के गांव जैसे इनाम गांव, इस तरह के आधुनिक नगर जो स्टार वाले जैसे मुंबई, कोलकाता, इस तरह के। बस आगे देखते हैं इसमें। पढ़ते हैं इसके बारे में। क्या तुम्हें कहीं नीले वर्ग दिख रहे हैं? पता है, इनमें से प्रत्येक बिंदु उस जगह को दर्शाता है जहाँ पुरातत्वविदों को शुरुआती कृषकों और पशुपालकों के होने के साक्ष्य मिले हैं। ये पूरे उपमहाद्वीप में पाए गए हैं। इनमें सबसे महत्वपूर्ण पश्चिमोत्तर क्षेत्र में, आधुनिक कश्मीर में और पूर्वी तथा दक्षिण भारत में पाए गए हैं। वास्तव में ये निर्दिष्ट स्थान कृषकों और पशुपालकों की बस्तियां थीं या नहीं, इसे जांचने के लिए वैज्ञानिक खुदाई में मिले पौधों और पशुओं की हड्डियों के नमूनों का अध्ययन करते हैं। इनमें से सबसे रोचक जले हुए अनाज के दानों के अवशेष मिले हैं। ऐसा लगता है कि ये गलती से या जानबूझकर जलाए गए होंगे। वैज्ञानिकों ने अनाज के दानों की पहचान कर सकते हैं। अनाज के दानों की पहचान कर सकते हैं। इस तरह हमें पता चलता है कि इस उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में बहुत सारी फसलें उगाई जाती रही होंगी। वैज्ञानिक विभिन्न जानवरों की हड्डियों की पहचान कर सकते हैं। आगे देखते हैं स्थायी जीवन की ओर। पुरातत्वविदों को कुछ पुरास्थलों पर झोपड़ियों और घरों के निशान मिले हैं, जैसा कि बुर्ज होम वर्तमान कश्मीर में, जैसे कि हमने अभी मानचित्र में ऊपर देखा था, के लोग गड्ढे के नीचे घर बनाते थे जिन्हें गर्तवास कहा जाता है। इनमें उतरने के लिए सीढ़ियाँ होती हैं। इससे उन्हें ठंड के मौसम में सुरक्षा मिलती होगी। पुरातत्वविदों को झोपड़ियों के अंदर और बाहर दोनों ही स्थानों पर आग जलाने की जगह मिली है। ऐसा लगता है कि लोग मौसम के अनुसार घर के अंदर या बाहर खाना पकाते होंगे। आगे देखते हैं। बहुत सारी जगहों से पत्थर के औजार भी मिले हैं। इनमें से कई ऐसे हैं जो पुरापाषाण युग उपकरणों से भिन्न हैं, इसीलिए इन्हें नवपाषाण युग का माना गया है। इनमें वे औजार भी हैं जिनकी धार को और अधिक पहना करने के लिए उन पर पॉलिश चढ़ाई जाती थी। ओखली और मसूल का प्रयोग अनाज तथा वनस्पति से प्राप्त अन्य चीज़ों को पीसने के लिए किया जाता था।
आज हजारों साल बाद भी ओखली और मसूल का प्रयोग अनाज पीसने के लिए किया जाता है। उसी तरह प्राचीन प्रस्तरयुगीन औजार का निर्माण और प्रयोग लगातार होता रहा। कुछ औजार हड्डियों से भी बनाए जाते थे। इस तरह के देख सकते हैं आप, ये पत्थरों के औजार हैं। नवपाषाण युग के ये उपकरण हैं जो नवपाषाण युग में उपयोग किए जाते थे। नवपाषाण युग के पुरास्थलों से कई प्रकार के मिट्टी के बर्तन मिले हैं, जैसे कि ये मिट्टी का बर्तन देख सकते हो। कभी कभी इन पर अलंकरण भी किया जाता था। बर्तन का उपयोग चीज़ों को रखने के लिए किया जाता था। धीरे धीरे लोग बर्तनों का प्रयोग खाना बनाने के लिए भी करने लगे। चावल, गेहूं तथा दलहन जैसे अनाज अब आहार का महत्वपूर्ण हिस्सा बन गए थे। इसके साथ साथ अब लोग कपड़े भी बुनने लगे थे। इसके लिए कपास जैसे आवश्यक पौधे उगाए जा सकते थे। क्या ये परिवर्तन हर जगह एक ही साथ आ गए होंगे? ऐसी बात नहीं है। एक तरफ जहाँ कई जगहों पर स्त्री पुरुष शिकार और भोजन संग्रह करने का काम कर रहे थे, वहीं अन्य लोगों ने हजारों सालों के दरमियान धीरे धीरे खेती और पशुपालन को अपना लिया। बहुत जगह लोग मौसम के मुताबिक बदल कर अपनी जीविका चलाया करते थे। आगे चलते हैं। सूक्ष्म निरीक्षण। मेहरगढ़ में जीवन मृत्यु। प्रश्न 2, मेहरगढ़ ढूंढो। यह ईरान जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण रास्ते बोलन दर्रे के पास एक हरा भरा समतल स्थान है। मेहरगढ़ संभवतः वह स्थान है जहाँ के स्त्री पुरुषों ने इन इलाकों में सबसे पहले जौ गेहूँ उगाना और भेड़ बकरी पालना सीखा। यहाँ भिन्न प्रकार के जानवरों की हड्डियाँ मिली। इनमें हिरण तथा सुअर जैसे जंगली जानवरों तथा भेड़ और बकरियों की हड्डियाँ हैं। मेहरगढ़ में इसके अलावा चौकोर तथा आयताकार घरों के अवशेष भी मिले हैं। प्रत्येक घर में 4 या उससे ज़्यादा कमरे हैं, जिनमें से कुछ संभवतः भंडार के लिए काम आते होंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये मेहरगढ़ के घर का चित्र। मृत्यु के बाद सामान्यतः मृतक के सगे संबंधी उनके प्रति सम्मान जताते हैं। लोगों की आस्था है कि मृत्यु के बाद भी जीवन होता है, इसीलिए कब्रों में मृतकों के साथ कुछ सामान भी रखे जाते थे। मेहरगढ़ में ऐसी कई कब्रें मिली हैं। एक कब्र में एक मृतक के साथ एक बकरी को भी दफनाया गया। संभवतः इससे परलोक में मृतक के खाने के लिए रखा गया होगा। जैसे कि ये देख सकते हैं आप, ये मृतक के साथ एक बकरी को भी दफना दिया गया। आगे चलते हैं। अयंत्र मतलब जो अपने देश के बाहर की खबर। फ्रांस में गुफा में की गई चित्रकारी। फ्रांस में गुफा के अंदर जो की गई चित्रकारी है, इसे देख सकते हैं। जैसे कि आप अपने एटलस में फ्रांस ढूंढो। यह चित्र फ्रांस की एक गुफा का है। इस पुरा स्थल की खोज लगभग 100 साल पहले 4 स्कूली छात्रों ने की थी। इस तरह के चित्र लगभग 20,000 साल पहले से लेकर 10,000 साल पहले के बीच बनाए गए होंगे। इनमें कई जानवरों के चित्र हैं। इनमें जंगली घोड़े, गाय, भैंस, गैंडा, रेनडियर, बारहसिंगा और सुअर को गहरे चमकीले रंगों से चित्रित किया गया है। उसके बाद इन रंगों को
लोहे, आसिक और चारकोल जैसे खनिज पदार्थों से बनाया जाता था। यह संभव है कि इन चित्रों को उत्सवों के अवसर पर बनाया जाता था या फिर इन्हें शिकारियों द्वारा शिकार पर निकलने से पहले कुछ अनुष्ठानों के लिए बनाया गया होगा। जो चित्र हैं ये वे आरंभिक लोग बनाया करते थे। यह चित्र लगभग 20,000 साल पहले बनाया गया, 20,000 साल पहले से लेकर 10,000 साल पहले के बीच बनाया गया होगा। ये चित्र लोग कुछ अवसरों पर बनाया करते थे, जैसे कि शिकारियों द्वारा शिकार पर निकलने के लिए और कुछ उत्सवों पर उत्सव के अवसरों पर बनाया करते थे। एक नवपाषाणिक पुरास्थल। एटलस में तुर्की ढूंढो। नवपाषाण युग के सबसे प्रसिद्ध पुरास्थलों में एक चताल हयुक तुर्की में है। यहाँ दूर दराज स्थानों से कई चीज़ें लाई जाती थी और उनका उपयोग किया जाता था, जैसे सीरिया से लाया गया चकमक पत्थर, लाल सागर की कोड़ियाँ तथा भूमध्य सागर की सीपियाँ। ध्यान रहे कि उस समय पहिए वाले वाहन का विकास नहीं हुआ था। लोग सामान खुद या जानवरों की पीठ पर लाद कर ले जाया करते थे। तो इस तरह भी हम अपने नवपाषाण के युग के बारे में जान सकते हैं। कुछ महत्वपूर्ण शब्द को देखेंगे। अखेटक खाद्य संग्रह, पुरास्थल, उद्योग से स्थल जहाँ पर लोग रह करके उद्योग किया करते थे, काम किया करते थे। पुरास्थल जहाँ पे वो लंबे समय तक रहा करते थे। पुरास्थल जहाँ पर औजार तथा इमारतें मिला करती थी। आवासीय स्थल पुरापाषाण, मध्यपाषाण, लघुपाषाण, कृषक, पशुपालक, नवपाषाण युग, कब्र। इन सभी के बारे में हमने जो ऊपर पढ़ा। तो इस तरह भी हम अपने युगों के बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं। और इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार, जय हिंद।